स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेल एंड इट्स फंक्शन के बारे में। सेल और सेल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ये जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सीरीज पैरामेडिकल जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो लोग कर रहे हैं, साथ ही जो लोग BRIT DRIT कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इतना है जितना आपको जानना चाहिए। अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि आगे जाकर के किसी भी चीज को लिंक करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद जो वीडियो अपलोडेड है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस एंड बॉडी फंक्शन, वो वीडियो अपलोडेड है। ये जो आप दूसरा नंबर का देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि बॉडी का प्लेन क्या है, बॉडी के ऑर्गन का लोकेशन क्या है, तो आप वो चीज़ों को नहीं कर सकते हैं क्लियर। तो आप दूसरे वाले वीडियो को जरूर देख लें अगर ऊपर वाले को नहीं देखना चाहते। एंड बोन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं 4-5 वो सारे आ चुके हैं। उसमें आप बोन के सारे नाम को लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक शॉर्ट नोट्स है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कि कौन कौन से बोन है, बोन के क्या नाम है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उसके बाद फिर बोन के नंबर कितने हैं, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे बताया मैंने अभी कि हम लोग सेल पे बात करने वाले हैं और उसके फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल फंक्शन एंड। तो जो सेल है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट और स्ट्रक्चर दैट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, कैपेबल है। ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, या तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, वो सब लोग सेल से बने हुए हैं। एक ही सेल को बार बार रेप्लिकेट करने से अलग अलग जो है टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से अपना सारा लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ का फंक्शन जो है करते हैं। सिंगल सेल की एग्जांपल ले ले तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं जिसको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे एग्जांपल है बैक्टीरिया को छोड़ करके, जिसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है, प्रीमेटिव यानी प्री न्यूक्लियर। उसके बाद होता है जो यूकैरियोटिक का मतलब हो गया आपका ट्रू न्यूक्लियर, ट्रू न्यूक्लियर। और इसका मतलब हो गया आपका प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया प्री। ठीक है, तो ये इसका ये भी आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोट्स है वो पहले मिलते थे, अब ज्यादातर यूकैरियोट्स मिलते हैं, यानी ट्रू बैक्टीरिया मिलते हैं। इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कई बार कह देते हैं। जो लिविंग सेल है, सेल का जो खोज हुआ था, तो दो अलग अलग सेल के जो है डिस्कवरी हुई थी। पहला तो जो कॉर्क सेल होता है, जो डेड सेल होता है, उसका हुआ था, जो प्लांट के उसमें मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिविंग सेल का जिन्होंने डिस्कवरी किया था उनका नाम एंटोनी वैन लीवन हुक था। उन्होंने लिविंग सेल का जो है पहली बार डिस्कवरी करा था। अब सेल स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीके का एक सेल का जो एक टिपिकल सेल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे जो है सेल को अलाइव रखने के लिए जो भी चीजें जरूरी होनी चाहिए वो सारे होते हैं उसके अंदर। और सब आपस में कोऑर्डिनेटेड कई बार होते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनेल है वो कोऑर्डिनेटेड भी होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, लेकिन फिर भी सबके हेल्प से एक सेल जो है जिंदा रहता है। अगर इसमें से कुछ एक भी चीज कम रहा तो वो सेल डिफेक्टेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जो सेल के अंदर जो चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो आइए देखते हैं किस तरीके से और क्या क्या ऑर्गेनल होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होगा, जो आप आउटर पार्ट देख रहे हैं ये इस तरीके का ये जो है पार्ट ब्लू वाला, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से फंक्शन भी हम देख लेंगे बाद में जाकर के, पर अभी हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद सेल लाइसोसोम होता है, SER स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद राइबोज बेस होता है, वैक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, पैरोक्सिसोम्स होते हैं, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जो लिक्विड से बना होता है, लिक्विड पार्ट्स है एक सेल का। और उस ये जो साइटोप्लाज्म है हर एक ऑर्गेनेल को अपना एक्टिविटी करने के लिए स्पेस देता है, और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, सेल को अलाइव रखने के लिए, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसके बाद हो गया आपका गोल्गी बॉडीज हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए, इतने सारे स्ट्रक्चर और भी कुछ स्ट्रक्चर
एडिशनल होते हैं उसके, या फिर ये एनिमल का हो गया, और ये हो गया आपका प्लांट सेल का। इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें एक सेल वॉल होता है और एक लार्ज वैक्यूल्स हो सकते हैं, ये वैक्यूल्स है। यहाँ पे भी आपने वैक्यूल्स देखा होगा, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में बहुत छोटा होता है, या कई बार नहीं भी होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके ज्यादातर स्पेस कौन लेता है? वैक्यूल लेता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल्स का वो स्टोर करता है, वाटर कई बार स्टोर करता है, बहुत सारे जो है मटेरियल स्टोर करके रखता है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस लेता है प्लांट सेल में क्या? वैक्यूल्स। ये दो चीज, ये हो गया आपका सेल वॉल, और ये वैक्यूल्स, ये दो एडिशनल होता है प्लांट में। इसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ये दो तीन चीज एडिशनल होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट सेल। तो हम लोगों को प्लांट सेल पे वैसे बात करना भी नहीं है, तो इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद फिर अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हम बात कर ले कि कैसे कैसे हो सकते हैं एक सेल। तो सेल का जो शेप होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सेल का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, एंड जो उसके टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर बेसिक टाइप ऑफ सेल देख लिया, फिर जो उससे पहले आपका आता है बेसिलस, जिसको हम लोग रोड कहते हैं। एक बार मैं इसको लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इसको पेज को जूम कर लेते हैं। जो बेसिक होता है वो बेसिलस, उसको हम लोग रॉड लाइक शेप भी कहते हैं, रॉड लाइक। ठीक है, अगेन इसके बाद होता है कोकस। कोकस को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक है, अगेन विब्रियो को कहते हैं कॉमा शेप, कॉमा शेप, एंड स्पाइरिलम को कहते हैं आपका स्पाइरल शेप। ये है अलग अलग शेप्स है, और ये बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, यानी सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं सेल के। और भी अलग अलग हो सकते हैं, पॉलीगोनल, टेट्राहाइड्रल, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग लेंथ हो सकता है। ठीक है, साइज जिसको कहते हैं। अब ये साइज उसके फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कैसे कैसे एक सेल फंक्शन करेगा, उसको लेकर के डिपेंड करता है। जैसे अगर बात कर ले सेल का, तो एक होता है आपका न्यूरॉन सेल, तो उसके ब्रांचेस निकले होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपना सिग्नल पूरे बॉडी में फैलाना होता है, तो उसके ब्रांचेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होते हैं, जैसे कैमल में हो गया, और फिर मेच्योर जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करना होता है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं होता है। दैट्स उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो उसके फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि सेल किस तरीके का हो सकता है, सेल का शेप क्या हो सकता है, एंड देन उसके साइज क्या हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं टू द पॉइंट ही चलता हूँ। ये सब बेसिक्स है, आप सबको आते भी होंगे, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा बेसिक्स भी नहीं है। ये तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सीरीज में बताया भी नहीं जाता, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से बताया जाए, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो कि ये सेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीजों को देख में दिक्कत ना हो समझने में। उसके बाद जो आपके स्मॉलेस्ट सेल होते हैं सबसे, वो हो गया आपका माइक्रोप्लाज्मा, एंड लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑक्सट्रिच एग सेल, यानी एक आइसोलेटेड एग जो ले ले ऑक्सट्रिच का, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगेन सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट मेनली। सेल के अंदर तीन पार्ट मेनली होता है। अगर उसकी बात कर ले तो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, तो जो सबसे पहला पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं सेल के पार्ट्स में, वो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियस, एंड तीसरा हो जाएगा, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल को भी कंसिडर करते हैं। इसका काम क्या होता है कि बहुत प्रॉपर शेप देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को जो ब्रस्ट होने से बचाता है। इसी तरीके से एनिमल में ये काम सेल मेम्ब्रेन करता है, उसको प्रॉपर शेप देता है, उसको बचाता है, और ये ट्रांसपोर्ट करवाने के मटेरियल के इनसाइड और आउटसाइड भी काम आता है। उसके फंक्शंस को मैं लिखूंगा अभी, पर पहले थोड़ा जान लेते हैं इस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सबसे पहला जो है हमारा अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। इस तीनों में से सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो जो आपका सबसे पहले अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं इसमें, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन का जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है टिपिकल सेल का, उसकी वो उसका जो कंपोजिशन होता है, किस किस चीज से मिलकर के बना होता है वो चीज, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। उसके बाद फिर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर से आपका फॉस्फोलिपिड होगा, और उसके टेल नीचे और की ओर होते हैं, यानी मिड साइड पे होगा। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि चैनल है, मैसेज कैरियर का काम करता है। कई बार कोई ऐसा
मटेरियल, ऐसा मिनरल्स जो इसके अंदर नहीं जा सकता, तो उसको क्या करता है, कौन पास करवाता है, प्रोटीन पास करवाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन जो है उसको पास करवाएगा। तो इन सब चीजों को अभी हम लोग देखेंगे, इसमें नोट्स में है ऑलरेडी, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले तो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उन सबको इनक्लोज करके रखता है। एग्जांपल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब जो भी कंटेंट्स है उन सब चीजों को जो है क्या करता है, इनक्लोज करके रखता है। इट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल एंड कंट्रोल पासेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है कि सेल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। दूसरी बात, सेल के अंदर कौन कौन से मटेरियल जाने चाहिए और बाहर कौन कौन से आने चाहिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ क्या, किस चीज से बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, एंड ऑल्सो ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से। अब इसमें जो प्रोटीन होता है, अभी मैंने बताया कि प्रोटीन होते हैं, उसके अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है, इसकी वजह से उसको जो है इंटीग्रल और कई बार सरफेस पे डाला जाता है, उससे जो है उसके हेल्प से वो सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो जो आपका प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, उसके फंक्शन हो सकते हैं आपका, पहला तो वो प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। दूसरा हो जाएगा पासेज चैनल फॉर द मटेरियल, यानी उसमें कौन कौन से मटेरियल जाएंगे, एक्टिव प्रोसेस से या फिर पैसिव प्रोसेस से या डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो जो भी मटेरियल उसके अंदर एक्टिव प्रोसेस से जाएंगे उसको वो जो है सो अंदर ले जाने का काम करता है मटेरियल, या फिर जो अंदर में मटेरियल होते हैं उसको बाहर ले जाने का काम करता है कौन सा, प्रोटीन, जो सरफेस पे लगे होते हैं, किसके सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे। फंक्शन एज अ कैरियर, अब वो कैरियर की तरह भी काम करेगा कि क्या चीज को लेके जाना है, क्या चीज को लेके नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप इस चैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, पर बहुत जल्द वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चलने वाले हैं, यानी शॉर्ट्स के रूप में आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने आंसर करना है, जो आंसर नहीं होगा उसको बताया जाएगा, और अलग अलग जो है चीजें बताई जाएंगी वहाँ पे, जो कंसेप्ट वाली बातें होती है वहाँ पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके का जो भी नोट्स है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में डायरेक्टली मिल सके। उसके बाद आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब इन सब चीजों पे आप फॉलो हमें कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल है जहां आप फॉलो करना चाहते हैं, वहां पे जाकर के @Alex रेडियोलॉजी स्कूल करके टाइप करेंगे तो आपको हमारे इस तरीके का लोगो के साथ जो है आपको वो पेज मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोल्स के ऊपर। हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंड सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से एक सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे इस तरीके का जो भी उसके अंदर एक फ्लूइड होगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऑल्सो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी होता है, उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, किसको, न्यूक्लियस। It contain highly organized condensed structure called chromatin. उसके अंदर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन है क्या चीज, तो क्रोमैटिन एक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम दैट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जब भी एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है तो जो भी उसके कंटेंट्स होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, या क्या क्या नेचर उसका होता है, कैसा फिनोटाइप होता है, कैसा जीनोटाइप होता है, उसको कैरी करने वाला कौन होता है, एक क्रोमोसोम। और ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पिछले वाले में, आपके पापा में, आपके दादा में जिस तरीके का नेचर था, जो भी चीजें थी, सबको कैरी करके लेके जाएगा आगे वाले जनरेशन में, यानी पिछले वाले जनरेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करके क्या करता है, आगे वाले जनरेशन में ले जाता है। ये काम कौन करता है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम होता क्या है, तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस में बात कर ले तो न्यूक्लियस का भी हम लोग कुछ देख चुके हैं। अब न्यूक्लियोलस का बात कर ले तो डेंस रीजन ऑफ आरएनए, आरएनए का जो डेंस रीजन होगा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं, यानी डेंस रीजन ऑफ आरएनए, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, और ये साइट क्या होता है किसका, राइबोसोम फॉर्मेशन का। इट इज अ सेल ऑर्गेनल, क्या है, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, और जो गोल्गी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। जहां जहां भी राइबोसोम एक सेल में होगा वहां वहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन वो करता किस तरीके से, तो वो क्या करता है कि लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कंट्रोल होता है हर एक चीज का, और ये आरएनए, डीएनए और प्रोटीन मिलकर के सारी चीजों को फॉर्म करते बनाते हैं।
तो जो भी अमीनो एसिड ऐसे स्कैटर्ड होते हैं उसको क्या करता है, लिंक करता है ये राइबोसोम, एंड अगेन उसको शेप देता है किसमें, प्रोटीन में, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब कुछ नोट्स है उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ठीक है, एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, और लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग सेल। अब आरएनए डीएनए की बात ऊपर में हुई है, तो आप सबको वैसे पता होगा फुल फॉर्म, पर फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म के ऊपर थोड़ा सा बात कर ले, तो साइटोप्लाज्म अब थोड़ी ही देर में, यानी 4 से 5 2 से 3 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये है आपके साइटोप्लाज्म के ऊपर। अब साइटोप्लाज्म के ऊपर बात करें तो मैंने पहले ही बताया, ये लिक्विड होता है, फ्लूइड पार्ट होता है किसका, एक सेल का, जहाँ पे सारे एक्टिविटीज होते हैं सेल्स के। सेल ऑर्गेनेल क्या क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारा काम उसी के अंदर होता है। सेल एक्टिविटीज, जितने भी सेल एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, वो फ्लूइड मटेरियल। फ्लूइड मटेरियल इनसाइड द सेल दैट इज मेन एरिया ऑफ सेल एक्टिविटी एंड ऑल्सो फॉर सेल ऑर्गेनल्स। यानी सेल की एक्टिविटी के लिए और सेल के ऑर्गेनेल के लिए सारे वो मेन एरिया होता है वो। अब सेल एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है, ये नीचे दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा पहले ये देख लेते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, ऑल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल्स दैट हेल्प अ सेल स्टे अलाइव। ठीक है, यहाँ पे एक आप सेल ऐड करिए, हेल्प अ सेल स्टे अलाइव। ठीक है, एक सेल को क्या करता है, स्टे अलाइव रहने में हेल्प करेगा वो। तो एक सेल को क्या कर सकता है, जितने भी ऑर्गेनेल है वो स्टे अलाइव रहने में हेल्प करेगा। अगेन, अब ये ऑर्गेनेल हो क्या कह सकते हैं, तो जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटाइटस, लाइसोसोम, ये सब सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और एक सेल को जिंदा रहने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं अपने एक्टिविटीज के थ्रू। अब किस तरीके से मदद करेंगे अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पर इससे पहले हम लोग सेल ग्रोथ देखते हैं, सेल एक्टिविटीज देखते हैं। अब जो सेल एक्टिविटीज होगा, सेल एक्टिविटीज का क्या मतलब, एक्टिविटीज होते क्यों होते हैं सेल के अंदर इतने सारे एक्टिविटीज, क्यों जरूरी। तो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि सेल का ग्रोथ कितना होगा और कैसे होगा, सेल का एक्सपेंशन कैसे होगा, सेल रिप्लिकेशन कैसे होगा, यानी एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल कैसे बनेगा, ये सब सारे सेल की एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सेल के अंदर कोई एक्टिविटीज ही ना हो पा रही हो तो क्या होगा, ये सारा फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे ऐसे ये सब नहीं हो पाएगा, सेल ग्रोथ नहीं होगा, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो भी सेल एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, सेल फैलेगा नहीं, तो उसके जो है सो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो सिंगल सेल से मल्टी सेल नहीं हो पाएगा, सेल रिपेयर भी नहीं हो पाएगा अगर सेल रिप्लिकेट नहीं करेगा। तो इस वजह से सेल की एक्टिविटीज जरूरी है। अब कहेंगे एक छोटे से सेल ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप सब लोगों को पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिटाइटस और लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको भी रहने दीजिए तब पता चल पाएगा आपको। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये जो राइबोसोम है अभी बताया आपको, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन ये सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर इसमें से ये दो पार्ट्स में होते हैं, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होगा उसके ऊपर राइबोसोम होता है, तो आपको पता है कि ये क्या काम करेगा। और जो रफ वाला होता है जिसके ऊपर राइबोसोम, स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो गोल्जी एपरेटस है, जो भी चीजें सेल के अंदर बनती है उसको पैकेजिंग करने का काम करता है, पैक यानी उसको एक शेप देने का काम करता है, मेम्ब्रेन देने का काम करता है, उसके बाद वो इसका फंक्शन होता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसको पैकेजिंग करता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होता है इसके अंदर, यानी जो भी डाइजेस्ट करने की चीजें, प्रोटीन हो गया, उसके बाद आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने का एंजाइम किसके पास होता है, लाइसोसोम के पास। तो ये आपका सारा लेक्चर हो गया। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके।
आप सारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, सारे इसमें ही आएंगे। उसके बाद ये थोड़ा सीरीज आगे बढ़ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल जो रेडियोग्राफी के लिए एनाटॉमी होता है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको प्रॉपर बोन्स के बारे में बताए जाएंगे, प्रॉपर ऑर्गन के बारे में, यानी जो भी चीजें हो सकती है, क्यों हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज को देखा जा सकता है। एक टेस्ट रिपोर्ट में, एक एक्सरे की रिपोर्ट में, एक सीटी और एक एमआरआई की रिपोर्ट में, एक यूएसजी की रिपोर्ट में, उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप